हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज की बड़ी ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एंड सन्स यानी उनके दोनों बच्चे शरीफ जो हमज़ा और सुलेमान, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है। अच्छा, जब ये केस बनाया गया था 2019 में, तो उस वक्त PTI हुकूमत ने कहा था कि इसमें को 20 अरब के करीब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और जो हुकूमत थी उस वक्त कह रही थी कि ये बेनामी अकाउंट्स के थ्रू हुआ है। अच्छा, उस पर प्रोग्राम्स भी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुए, कहा गया कि हमारे पास सिक्का बंद सबूत हैं। फिर FIA ने कोई 1 साल लगाया मुझसे साहब इसका चालान बनाने में, और उन्होंने कहा हमने जो अब तक तहकीकात की है तो 20 अरब नहीं है, ये 16.3 अरब है और हमारे पास इस बात के सबूत भी हैं, फुल प्रूफ। और कहा गया कि 11 अकाउंट्स में रकम आई और उसके बाद 28 अकाउंट्स थे, 11 मुलाजमीन ने ऑपरेट किए और इतने फुल प्रूफ थे कि उन्होंने मनी ट्रेल लगा ली। 70,000 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पकड़ ली इन 28 से। और इतना मजबूत केस था कि जो 6 दफ़ात हैं इंसदाद बदउनवानी एक्ट की वो और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 2 जो शिक़े हैं वो उनके तहत ही। अच्छा, ये हो गया सारा कुछ, लेकिन जो FIA है उसने ये कहा, और आज जो जिसके दलील के ऊपर फिर जज साहब ने फ़ैसला भी सुनाया कि ये बरी होते हैं, वो ये FIA ने कहा कि हमें ये कोई सबूत नहीं मिला कि ये जो है ये शहबाज शरीफ या उनके बच्चों के अकाउंट में भी आई है, ट्रांजैक्शन नहीं मिली। तो जाहिर है अदालत ने कहा तो मतलब आपने उन्हें मरकज़ी मुलज़िम डिक्लेयर किया हुआ है, कोई तो चीज़ होगी, किस बुनियाद पे किया है? उन्होंने कहा जी वो जो 11 मुलाजमीन हैं उनकी बुनियाद पे किया। उन्होंने कहा वो तो उन्होंने तो बयान आपने पुलिस और FIA के सामने दिए हैं, तो उनकी क्या हैसियत है? तो बहरहाल वो ये होना ही था। हाँ, अच्छा, अब देखें, अब इसमें ना मतलब अगर कोई कह रहा है कि इसमें PTI की हुकूमत की गलती थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि आज आपने सुना होगा खान साहब ने कहा है कि जी जिम्मेदारी तो हमारे पास थी, इख्तियार तो हमारे पास शायद नहीं थे। आज जो बात की है तो ये वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी सालों तक आज के केस में इन तीनों को तो बरी कर दिया, लेकिन एक साहब, एक मरहूम का भला हो गया, वो है मकसूद चपरासी, मलिक मकसूद अहमद। 6 अकाउंट्स जो इनिशियल जो चालान था उसमें उनके नाम पे 6 अकाउंट्स थे और उसकी बुनियाद पे ये सारा केस जो है वो खान साहब कहते थे ये मकसूद चपरासी वाला जो केस है। 3 माह पहले उनका इंतकाल हुआ। हाँ, वो इंतकाल हो गया था। अच्छा, और उस ज़माने, अच्छा खान साहब के ज़माने में FIA को ये चीज़ें नहीं आ रही थी, तो अचानक हुकूमत बदलते ही ये एक बड़ा आने लग गई। इंटरेस्टिंग है। मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सवाल नहीं, मैं खुद क्योंकि जिस रोज़ ये हुआ रजीम चेंज है, तो वो जो है उससे अगले रोज़ ही शहबाज शरीफ साहब का इंडाइटमेंट होनी थी, यानी फर्द जुर्म आयद की जा रही थी। वज़ीर आज़म बनने का एक दफ़ा भी अदालत में हाजिर नहीं हुए, मसरूफियात की वजह से। एक दफ़ा हुआ नहीं 3-4 दफ़ा हुआ। तो वो स्पेशल कोर्ट में फिर वज़ीर आज़म गए भी, और उसके बाद लेकिन फ़र्द जुर्म टलती चली गई और इवेंचुअली अब ये आ गया तो फ़र्द जुर्म कभी लगी ही नहीं, और ये एक्विटल की दरख्वास्त उन्होंने दे दी कि जनाब सबूत ही नहीं है, हमारे तो अकाउंट में नहीं आए। अच्छा, FIA ने जो केस बनाया था वो ये था कि इन 11 मुलाजमीन जो रमज़ान शुगर मिल्स के हैं उनके अकाउंट में आई और उन्होंने हवाला हुंडी के ज़रिए ये भिजवा दिए शहबाज शरीफ साहब और फैमिली को। अच्छा, अब अगर आप ये कह रहे हैं तो जाहिर है आप कोई ना कोई सबूत तो देंगे ना। मुलाजमीन बताएंगे कि भाई वसतुल्लाह साहब हुंडी का कारोबार करते हैं, ज़रार करता है, मुबशर करता है, फॉर दैट मैटर मैंने उन्हें दिए, उन्होंने आगे वो कर लिया। और जाहिर जब कोर्ट के अंदर आते तो आपको एक मनी ट्रेल तो देनी ही पड़ती है ना। और जैसे मरीम नवाज़ के केस में भी हुआ कि भाई नैब का काम या तहकीकाती इदारों का काम सिर्फ यही नहीं है कि आपने इल्ज़ाम लगा दिया, आपको इवेंचुअली प्रूफ भी उसको करना है। और साथ ही साथ फिर हमने बेतहाशा ऐसे केसेस देखे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जियो न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी एजाज़ सैयद मौजूद। एजाज़, आप क्योंकि FIA कवर करते हैं, जब ये केस बना था तो बड़ा कहा जा रहा था कि सिक्का बंद केस है और इससे नहीं बच सकते शरीफ, तो क्या हुकूमत बदलने के बाद FIA जो है उसका जहन बदल गया या FIA पहले दिन से ही इस पर कन्विंस नहीं थी कि केस बनता ही नहीं है? बहुत शुक्रिया बशर भाई। पहली बात यह है कि ये जो FIA ने केस बनाया, आपको याद हो कि एक शुगर इंक्वायरी कमीशन था जिसकी इंक्वायरी हुई थी,
उसके जो मेन जो मरकजी केसेस थे, इसी हवाले से जो मरकजी ओरिजिनल जो केस बना हुआ था इस केस से पहले, वो बना हुआ था नैब लाहौर का केस। उसमें से कुछ जो चीज़ें बच गई थी वो एफआईए लाहौर ने उस पर मुकदमा दायर किया, और जिसके नतीजे में हम ये केस देख रहे हैं। शुगर इंक्वायरी केस के सिलसिले की ये एक कड़ी थी, ठीक है। ये केस जब फ्रेम किया गया तो उसकी बुनियाद ही गलत रखी गई। जब आप बुनियाद गलत रखेंगे तो पूरी इमारत ही गलत बनेगी। मैं उसको एस्टैब्लिश करता हूँ कि वो बुनियाद कैसे गलत रखी गई। सबसे पहली बात यह है कि रमज़ान शुगर मिल की जो मलकियत है वो खाली शहबाज शरीफ साहब की अपने बच्चों के ज़रिए नहीं है, यानी कि हमजा शहबाज या सलमान का नाम बीच में आता है वो नहीं है। उनकी अहलिया भी तकरीबन कमोबेश 48% का जो अकाउंट है उनका है, उनकी बेटी है, उनका शेयर्स भी तकरीबन थोड़े से शेयर्स उनके भी हैं, एक बड़े शेयर्स जो है उनकी अहलिया के भी हैं। अब मुल्ज़िम किसको बनाया गया? मुल्ज़िम बनाया गया शहबाज शरीफ साहब को और हमजा को, यानी कि जो मलकियत का एक जो बड़ा पोर्शन था 50% के लगभग या शायद 50% थोड़ा ज़्यादा, वो उनको मुल्ज़िम बनाया गया। कहा यह गया कि वो तो हाउसवाइफ हैं या वो घरेलू ख्वातीन हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं बनता। ये एक गलत काम हुआ। पहला गलत काम तो ये हुआ कि नैब एक तहकीकात कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग की और करप्शन की, उसी में से जो बचा खुचा मामला है उसको आप एफआईए में लेके आए। पहला गलत काम ये। दूसरा गलत काम ये कि जो मुल्ज़मान रखने थे तो वो फिर पूरे रखने थे। फिर तीसरा गलत काम जो कि इस मुकदमे की जो वजह बना ख़त्म होने की अल्टीमेटली, कि क्राइम प्रोसीड नहीं थी, कि जो एफआईए ने ये नहीं बताया कि जी ये क्राइम कहाँ से हुआ, यानी कि कहाँ से ये क्राइम मनी बनी और फिर ये कैसे लॉन्डर हुई और कैसे वापस आके कहाँ पर इस्तेमाल हुई। तो क्राइम एक चीज़ थोड़ी सी मैं यहाँ सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, क्योंकि कहा यह गया कि एक JIT बनी इवेंचुअली, और उसने कुछ 4,000 सफ़ात पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उनके मुताबिक जो है हर तरह का सबूत मौजूद था इस बात का कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ से आई वहाँ से आई। ARY पे आपको पता है हर तरह के वो चले थे। ये देखें जी, ये सफ़ा है। क्यों कह रहा है वकील कि जी हमारे पास कोई सबूत नहीं? हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो जो 4,000 सफ़े थे वो क्या थे? वो बशर भाई हमारे यहाँ यही मसला है कि जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा दिखा के ये बता दिया जाता है कि ये सब कुछ सबूत है। आप फिगर्स लिख के किसी को पेपर फिल करके रख दें तो सबूत क्या है? सबूत तो वो है ना जो कि किसी को किसी से जोड़े। वो तो जोड़ नहीं पा रहे आप। अच्छा, और फिर देखिए कुछ थोड़ा सा जिक्र आपने कर दिया, मैं उसको जरा फर्दर इस्टेब्लिश करता हूँ। जो FIR दर्ज हुई है ना, FIR दर्ज हुई है 25 अरब रुपए की। जो चालान दर्ज हुआ है, चालान सामने लेके आए हैं वो आप लेके 16 करोड़ रुपए का। अच्छा, 64 गवाह लेके आए हैं। 64 गवाहों ने जो मुलाजमीन है ज्यादातर, उन्होंने 6 करोड़ रुपए की जो है ना वो प्रोसीड वो बताई है कि जी हमने मुख्तलिफ अकाउंट्स में ये पैसे डाले और वो उन्हीं के मुलाजमीन है। अच्छा, और आप ये देखिए कि ये जो चालान बना है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये शहजाद अकबर साहब के दौर में बनी है। शहजाद अकबर साहब ही इसकी निगरानी कर रहे थे। अच्छा, और फिर किसी एक मुलाजिम ने किसी एक इन्वेस्टिगेशन में कोई एक बयान वो इन मुल्जमान के खिलाफ नहीं दिया। और अगर ये आज ये केस खत्म हो रहा है तो इसका जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी आयद होती है वो मैं बड़े अदब से कहूँगा वो उस वक्त के जो मुशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर, जो कि आजकल बैरून मुल्क रूपोश, वो उनके ऊपर भी आयद होती है। अच्छा, मैं तुम्हें एजाज देखो, मैं एक चीज़ मैं ब्लैक एंड वाइट में हालांकि जवाब नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जवाब दो। ये केस ही आपने मुताला किया, ये केस ही झूठा है या केस ही कमज़ोर था? केस मैं ये कहूँगा कि ये केस झूठा है। झूठा केस इसलिए है कि जो ओरिजिनल केस था वो नैब में चल रहा था। और मैं आपको बताऊं कि जो ओरिजिनल केस है वुसत साहब, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो जो शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं सलेमान, उनके बारे में एविडेंस, बड़ी टेंजिबल एविडेंस मौजूद है। फिर शहबाज शरीफ साहब की जो अहलियाँ हैं उनके बारे में बड़ी टेंजिबल एविडेंस है। वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें पता लगा हुआ है कि पैसे गए हैं। फिर एक प्रॉपर्टी शहबाज शरीफ साहब की अहलिया के नाम के खरीदी गई है,
और इस केस में भी जो कि नैब के केस की एक एक्सटेंशन है, इस केस में भी जो सबसे ज्यादा एविडेंस है वो शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे सलमान शहबाज उनके खिलाफ है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं है और लोगों के खिलाफ नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना कि जो ओरिजिनल केस उसको आपने नहीं लिया, उसकी आगे एक किसी और एजेंसी में एक दूसरा केस बना दिया, उसमें भी पूरी चीजें सामने नहीं लेके आए, तो केस तो झूठा हो गया ना। और जब भी केस में कोई खामी होती है तो जब अदालतों में जाते हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा मुल्जमान को मिलता है, और यही हुआ है इस केस में भी। लेकिन एक और जो बड़ा काम हुआ है इस केस में कि ट्रायल से, यानी कि फ्रेम ऑफ चार्ज से पहले ही एक्विटल की दरखास्त हो गई और कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया। ये बाय लॉ अगर देखा जाए, कानून के मुताबिक, जो कानूनी माहिरीन है वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कानून के मुताबिक, ये कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन जो अदालतों की रवायात हैं ये उनके मुताबिक नहीं है। और जब भी इस तरह के केसेस में अपील होती है तो वो अदालतें, जो आला अदालतें हैं, वो इस बात का हवाला देती हैं तो ट्रायल तो नीचे हुआ ही नहीं, तो ट्रायल तो दोबारा भी हो सकता है। अच्छा, चैलेंज होगा। मैं देख रहा हूँ अभी फिलहाल तो चैलेंज नहीं, शायद ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी अपनी में अगर चैलेंज करूँ आप कर लें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कल कोई ये सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाता है, कल नहीं आती है, तो वो बिल्कुल चैलेंज कर सकती है और ट्रायल हो सकता है। लेकिन वो तो 30 दिन का जब टाइम निकल जाएगा तो फिर तो नहीं हो सकता ना, अपील का वो भी है। लेकिन पता है ये शुक्रिया है, शुक्रिया आपने ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि जब पुलिस ना कि यार इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई ना हो तो वो जानबूझकर हल्की कमजोर एफआईआर बनाती है। उनको पता है कि यार आगे जाते हुए लकूना छोड़ देते हैं। वजह ये है कि उनको पता है कि कल को यही आ गई तो मेरी तो प्रमोशन गई, मेरा तो ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे ऊपर इंक्वायरी भी हो सकती है। अपनी प्रमोशन के चक्कर में मुल्क को कौम का नुकसान कर देख ले यार वो सर क्या क्या नहीं होता यार। वक्फा ले ले। वेलकम बैक। और बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब पर लगे बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर भी लगे, और ये कहा गया, और उन्होंने माजी में जेल भी काटी, और ये कहा गया कि ये बेनामी अकाउंट्स के थ्रू जो है ये पैसा बाहर भिजवाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की क्या हमारे इदारों में अहलियत है कि वो कर सके, उसकी डेफिनेशन क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक FBI चेयरमैन शब्बर जैदी साहब। आप जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो शब्बर जैदी साहब, ये जो वाइट कॉलर क्राइम है इसको पकड़ने की अहलियत भी है हमारे इदारों के अंदर, या ये सिर्फ एक सियासी केसेस होते हैं? इनको समझ में आती है कि ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में 2010 से पहले कोई एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं था। ये 2010 में एक लॉ आया जिसका नाम है एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अच्छा, इसका नाम जरूर एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, मगर ये इंग्लैंड के प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट की कॉपी है। ये इंग्लैंड में एक है प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट, ये उसकी कॉपी है। मनी लॉन्ड्रिंग में और प्रोसीड ऑफ क्राइम में एक्ट में ये फर्क है कि मनी लॉन्ड्रिंग में आप एक लेयरिंग करते हैं, मतलब होता कुछ है और दिखाते कुछ है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जिसका मतलब है लॉन्डर करते हैं पैसे को, मतलब पैसे को साफ करते हैं। बल्कि प्रोसीड ऑफ क्राइम, ये जो आपका लॉ है आज है, जिसमें जो आज आप जिसके खिलाफ केसेस बने हुए हैं, ये नाम इसका जरूर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, मगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट ऑफ इंग्लैंड है। ठीक है। और आप ये अंदाजा करें कि प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट जो इंग्लैंड का है, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है और जो बहुत उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उनका वो जो एक्ट है वो 500 सफ़े का है। ठीक है। हमारे पास प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट जो है वो कोई 12-15 सफ़े का है, और हमने उस पे से कट एंड पेस्ट कर सिर्फ कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज के लिए हमने ये एक्ट बनाया हुआ है। पहली बात तो अब ये जो सारे केस बन रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ बने थे और खत्म हो रहे हैं, वो ये है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट का मतलब ये होता है कि आप ये कहते हैं कि मिस्टर शब्बर जैदी के अकाउंट में 2,000 रुपए पड़े हुए हैं। अब शब्बर जैदी साहब ये साबित करें कि ये पैसे उनके पास कहाँ से आए हैं, तो अगर वो नहीं साबित कर सकते तो ये प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट में उसका FIR फाइल कर देते हैं, और उस फाइल करने के बाद उसको कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो ये जो प्रिंसिपली नाम देना और ये पूरा ही गलत है, क्योंकि उस आदमी को पहले आपने बेसिकली ये उसको आप इनकम टैक्स में चार्ज करें कि ये आदमी ने पैसे का सोर्स कहाँ से आया है।
और अगर वो सोर्स नहीं साबित कर सकता तो फिर वो क्राइम का सोर्स होगा, तो फिर उसके बाद जाकर आप इसको मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में अच्छा शब्बर साहब, इस केस में तो जो मरकजी मुल्जिमान बनाए गए शहबाज शरीफ, हमजा, उनके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं आए और ये बेनामी अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस हुई और उनका कनेक्शन भी साबित नहीं हो सका, तो क्या? जी जी, तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो पहले आप क्राइम साबित करेंगे ना, प्रोसीड ऑफ क्राइम तो बाद में आएगा ना। ओके ठीक है, पहले आप क्राइम साबित करेंगे कि आप ये क्राइम साबित करेंगे कि मैंने रिश्वत ली, जब मैंने रिश्वत ली तो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट आएगा ना। अगर किसी और के अकाउंट में पैसे आए, सपोज करें मेरी चपरासी के अकाउंट में पैसे आए, तो वो तो पैसे आना क्राइम नहीं है, पर पहले क्राइम तो आइडेंटिफाई हो ना कि क्राइम क्या है। बिल्कुल सही है। तो मतलब जब ये केस बन रहे थे सर, तो आप एक छोटी मुद्दत के लिए आप भी FBI चेयरमैन रहे हैं, तो ये जब बन रहे थे केसेस, तो आपके ख्याल में ये केसेस सिर्फ अपोजिशन को पिन डाउन करने के लिए या उसको उलझाने के लिए बनते हैं, या इनमें कुछ दमखम था? देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जो अगर से आगे चले, अब जब इंग्लैंड में जो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट है उसको कौन मॉनिटर करता है? उसके अंदर एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो आप एक स्टेट बैंक की तरह का इदारा है, जहाँ पे प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, और वो लोग इसको एनालाइज करते हैं, तो करते हैं। अब आपने बेनामी एक्ट बना दिया या प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट बना दिया, मगर उसका जो रेगुलेटर कह रहे हैं या उसका जो एग्जीक्यूटर है वो FIA है। FIA ना इसके लिए ट्रेंड है, ना इसके लिए बनाया गया है, ना वो उसका पर्पस है, ना उसके पास इंडिपेंडेंस है। तो कभी भी आप इन चीजों को साबित नहीं कर सकेंगे, और हम पूरी कौम को इस लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं, फिर वापस आ जाती है, फिर लाल बत्ती के पीछे लगाते हैं, वापस आ जाती है। ये कोई भी केस साबित नहीं कर सकेंगे, ना बेनामी का कर सकेंगे, ना ये मनी लॉन्ड्रिंग का साबित कर सकेंगे। इसका मतलब नहीं है जुराइम नहीं हुए, मगर मेरा सवाल ये है ना कि FIA जो है, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो फाइनेंशियल क्राइम को अनर्थ करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए केपेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, ना उनके पास। तो आपके ख्याल में किसको फिर करना चाहिए, या इसके लिए कोई अलग इदारा होना चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि इंग्लैंड में फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, टेक्निकली आप शब्द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक जैली इदारा है जी। तो अगर आप समझते हैं कि अगर आज आप मुझसे पूछते हैं कि कौन इसको बेहतर तरीके से कर सकता है, तो वो स्टेट बैंक कर सकता है, या SCCB कर सकता है, या इवन FBR कर सकता है, मगर FIA नहीं कर सकता। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो FIA है, ये तो एक पुलिस का डिपार्टमेंट है ना, पुलिस की एक्सटेंशन है। मतलब कि शबर भाई थोड़ा सा ऐसे है कि जिसको कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता वो साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, कुछ ऐसे में समझो। यही पोजीशन है ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइम हुआ उस आदमी के, अगर उनके चपरासी अकाउंट में पैसे आए, तो वो चपरासी अकाउंट में पैसे आए, ठीक है, चपरासी मर गया तो मेरा ताल्लुक है, मेरा कौन सा क्राइम है जिसकी वजह से आप मुझे कह रहे हैं कि चपरासी अकाउंट में पैसे आए तो आपके होंगे? तो मेरा यही है ना, ये फिर उसका तरीका होता है ना कि पैसे कहाँ से आए, क्या सोर्स है, उस पूरी ट्रेल आपको वो अनर्थ करनी पड़ती है। मुझे क्या जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं चेयरमैन FBR था, बेनामी एक्ट में ही लेकर आया था, मेरे जमाने में आया था, और मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी अपने FBR चेयरमैन को कि किसी के खिलाफ बेनामी एक्ट का कोई केस नहीं बनाना, क्योंकि तुम साबित नहीं कर सकोगे। और जब मैं 8 महीने बेनामी चेयरमैन रहा, मैंने कोई एक बेनामी का केस नहीं बनाया, बल्कि मुझे बाद दफा शहजाद अकबर साहब ने कहा कि यार ये बेनामी का केस बनता है, मैंने कहा नहीं सर ये नहीं बनता, आप नहीं करें। अनफॉर्चुनेटली मसला ये होता है कि हम जब हम पॉलिटिसाइज करते हैं मैटर्स को, इर्रेस्पेक्टिव कोई भी हो, तो हम इसका बहुत बड़ा केस बना देते हैं, मगर ये पैसे का नॉन ट्रेल होना ये एक अलग सब्जेक्ट है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, हमेशा मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अमेरिका में भी, दुनिया के किसी मुल्क में कभी फाइनेंशियल क्राइम क्रिमिनल का साबित नहीं हुआ। वो साबित सिर्फ उस वक्त होता है जब उसका इनकम टैक्स रिटर्न से आउट हो जाता है। वाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया। क्या याद आ रहा है मुझे याद आ रहा है। हाँ, वैसे अगर किसी ने वाकई सीखना है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, मैं आपको 2 TV शोज रेकमेंड कर सकता हूँ। एक तो आप ब्रेकिंग बैड देखें, और एक आप ओजार्क्स देखें, आपको सब समझ आ जाएगी। सॉल है ना, सॉल गुडमैन, वो आपको समझा देगा। FIA को कह दो कि FIA देख ले, उनको पहले उसकी समझ आनी चाहिए ना। अच्छा, मुझे ना अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों,
क्योंकि ये जो अभी अजाज बात कर रहा था ना कि 4000 पेज ये वो, उससे मुझे याद आता है कि एग्जाम के बाद ना क्या सवाल हम पूछते थे, ये नहीं पूछते थे कि तुम्हें क्या जवाब दिया, पूछते थे कि यार कितनी कापियां भरी हैं। हाँ, और जिसने मतलब 4 कापियां भरी हैं ना वो मतलब कि ये तो पक्का वो किंग है, वो तो मतलब एरिस्टोटल है। और दूसरा कि ये जो अभी शबर भाई कह रहे थे ना कि यार वो बैन अल-अक़वामी इदारों ने कहा था कि भाई आपके पास तो ये कानून ही नहीं है, तो बंदे ने जल्दी से कॉपी पेस्ट कर दिया। ये ऐसे है ना कि यार आपको पता है कि कल आपने होमवर्क सबमिट करना है, आपने कख नहीं काम किया, तो आपने कहा यार इसके पेपर से एक पैराग्राफ उठा लेते हैं, इसके पेपर यार 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियों के आखिरी हफ्ते में हम यही करते थे सर, आखिरी 2 घंटों में हफ्ते में क्या बात हमारी बदनसीबी ये थी कि उस वक्त कट पेस्ट टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, तो कम से कम लिखना पड़ता था, नकल करनी, वक्फा ले ले, नकल के लिए भी अकल चाहिए। वेलकम बैक। अच्छा, जब से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रूडा का इंतखाब हुआ है तो ये काफ़ी तनकीद का निशाना भी रहा है और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है। आपको याद होगा कि पिछले दौर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत बड़े सपोर्टर थे रूडा के, लेकिन फिर कुछ जो वहाँ के जो इलाके के जो काश्तकार थे उनकी तरफ से भी काफ़ी तनकीद हुई, मुजाहरे भी हुए और फिर बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी के महीने में एक स्टे ऑर्डर एक तरह से दिया और कहा कि रूडा एक्ट 2020 के कुछ दफात हैं जो गैर आइनी हैं। लेकिन उसके 1 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन रूडा को पाबंद किया कि आपने सिर्फ उसी ज़मीन पर काम करना है जो आपने एक्वायर की है, जिसकी आपने कॉम्पनसेशन भी दी है और जिसकी पोजीशन आपके हाथ में है। इसके बावजूद अभी पिछले हफ्तों में, पिछले माह में, पिछले 1-2 हफ्तों में वहाँ पर एक बार फिर मुजाहरे हुए हैं। वहाँ के जो किसान हैं, जो मकामी लोग हैं, उनका कहना है कि जो ज़मीन उन्होंने अभी तक जिनकी कॉम्पनसेशन नहीं मिली और जो उनकी पोजीशन भी रूडा के पास नहीं है, उस पर भी रूडा की अथॉरिटीज़ काम करने की कोशिश कर रही हैं, फसलें तबाह कब्जा कर रही हैं, फसलें तबाह कर रही हैं। और ये इस तरह इस लिए भी परेशान कौन है क्योंकि अभी भी आपने देखा है कि हालिया सैलाब में काफ़ी ज़राई ज़मीन मुतासिर भी हुई है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर आपने फूड सिक्योरिटी की ही बात करनी है तो ये नाकाबिले समझ है कि आप खड़ी फसलों को और आप ज़राई ज़मीन को डेवलप कर रहे हैं या कम से कम सोसाइटी बना रहे हैं। हालांकि ये जो ज़मीन है ये लाहौर डिवीज़न को सब्जियां वब्जियां का सोर्स है, जिधर इसे काश्त करती है। बिल्कुल, वो नया लाहौर बनाने के चक्कर में है। इसकी ज़रूरत है या नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा रशीद साहब, जो वहाँ का मकामी सियासी कारकुन भी रहे हैं और रूडा के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरे हैं और जो कानूनी कार्रवाई है उसमें भी सरगर्म रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब, वेलकम टू द शो। आप हमें बता सकते हैं कि रूडा की पोजीशन तो बड़ी क्लियर है। इनफैक्ट अभी 2 पर्चे भी हुए हैं काश्तकारों पे, इन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो ऑफिशल्स को डरा रहे थे, धमका रहे थे और ज़बरदस्ती अपनी ज़मीन पर हल भी चला रहे थे। तो आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है? मैं डॉन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपके इस चैनल ने हम मजलूमों की, किसान मजलूमों की आवाज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान की आवाम सुनेगी। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि हमारे ऊपर 2 FIRs कटवाई हैं रूडा वालों ने और ये कहा है कि जी वो हमारी ज़मीनों पे जो ना ज़बरदस्ती हल चला रहे थे, तो जनाब ये अजीब सितम है इस मुल्क के अंदर कि आपने अभी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में सारे ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो रूडा को इख्तियार मिला है वो इतना मिला है कि जी वो अवार्ड जो हुआ है उस अवार्ड के अंदर जिन लोगों ने पैसे ले लिए हैं सिर्फ रूडा उन ज़मीनों का इंतकाल कर सकता है और वहाँ पे वो पोजेशन ले सकता है। और वो कितने हैं जनाब? वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% भी रकबा मौजूद नहीं है। और रूडा वालों ने क्या किया है? रूडा वालों ने सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया है। हमारी ये लाहौर की जो शेखुपुरा की ब्यूरोक्रेसी है और DC शेखुपुरा, DC लाहौर और ADCR साहब ये जो है ये लैंड माफिया के जो है वो मुलाजम बन गए हैं और उनके पे रोल के ऊपर हैं ये सारे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हमारी ज़मीनों का इंतकाल कराया
इंतकाल, टोटल मौजूदात का इंतकाल रूडा के नाम पे कर लिया और उसके बाद फिर ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर बस। अच्छा, यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से आप ज़मीन हासिल नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी है कंपनसेशन हो चुका है उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन रूडा का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि उन्होंने जितनी भी ज़मीन एक्वायर की है उसका सारा कंपनसेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सरकारी ख़जाने में जमा करा दिया है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने हमसे माहिदा किया उनमें से कुछ जो है मुआवजा लेने के बाद माहिदे से मुकर गए। कुछ नाम भी उन्होंने दिए हैं, आप चाहें तो मैं नाम भी उनकी कोट कर दूंगा। और एक साहब जो हैं वो रजामंद होने के बाद उन्होंने कहा जी नहीं जी, ये बहुत कम रकम है, हमें मज़ीद चाहिए हमारी फैमिलीज़ को। तो इस तरह के जो केसेस हैं तो ये भी वो रूडा वाले कहते हैं कि सामने आए हैं कि इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। और रूडा वाले ये भी कहते हैं कि जी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है उसके पास पैसे हैं, जो लोग हैं वो जाएं वहाँ और अपना कंपनसेशन ले लें जो कि ऑलरेडी तय हो गया था। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, रूडा वाले और हमारी इंतजामिया झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। और इमरान खान साहब भी झूठ बोलते रहे हैं पूरी कौम के साथ। जब इन्होंने ये अवार्ड करने लगे थे तो उस वक्त हमने ये, मैं एक तस्वीर आपको दिखाने लगा हूँ, ये अगर आप देख सकें वीडियो के ऊपर ये दिखाएं, हम लोगों ने ये कैंपेन चलाई थी। ये तो अवार्ड ही नहीं हो सकता, ये अवार्ड हो ही नहीं सकता। अवार्ड इन्होंने इनलीगल अवार्ड किया। अवार्ड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये कह रहे हैं, मैं इन्हें खुला चैलेंज करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके वो रिकॉर्ड जमा करवाएं तो उन्होंने 10 से 15% जो है वो लोगों का, जिन्होंने जमीन इनको दी है, जिन्होंने इंतकाल लिया, जिन्होंने उनसे पैसे लिए हैं। और मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं, बैसियत किसान और इस कैंपेन का ऑर्गेनाइजर और मेंबर होने के नाते कह रहा हूं कि रूडा की इंतजामिया झूठ बोल रही है। अच्छा, ये बताइए आप क्या ये भी हुआ था? ये जो कह रहे हैं ना, ये एक्ट के तहत जो है वो भाई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट कहाँ अप्लाई होता है? नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये भी वो कहते हैं कि फी एकड़ जो किसान थे वो मुतालबा कर रहे थे जी हम 1 एकड़ के बदले 2 कनाल का डेवलप प्लाट हमें दे दें, लेकिन रूडा वाले जो हैं उन्होंने पेशकश की 15 मरले का प्लॉट अगेंस्ट 1 एकड़। इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा ही था? देखिए, हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा हुआ है, हमारी कैंपेन का ये मौक़िफ़ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नया नाम जो है वो रूडा है। और अगर इस शहर के अंदर, पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो कानून अप्लाई होता है, एलडीए का हो, डीएचए का हो, दूसरी सोसाइटियों का हो, उससे हमसे बात कर सकते थे ये, लेकिन उन्होंने वक्त ज़ाया कर दिया। इन्होंने तो ये समझा है कि हम किसान जो है वो इंसान ही नहीं है। उन्होंने हमारी जमीन का रेट पता क्या लगाया है? 1475 रुपया पर मरला। और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा है कि जी जनाब आपके पैसे डीसी ऑफिस में पड़े हुए हैं। और जनाब ये सरकारी, मैं क्या कहूँ अब इस चैनल के ऊपर, ये सरासर गलत है। जहां मर्जी जी ये आपको कागजात देते हैं ना, इनसे वो कागजात मंगवा लें, इनसे वो इंतकालात मंगवा लें। इन्होंने तो सिर्फ 5 से 7% लोगों की जमीनें ली हैं। एक आधा केस ऐसा है, मेरे इल्म में है, एक केस ऐसा है कि जिस बंदे ने कहा था जी मैं एग्रीमेंट करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा जी हम 7 फाइलें भी देंगे। अवार्ड के अंदर तो फाइलें हैं ही नहीं। हम तो कहते हैं ये अवार्ड ही चल रही है, ये अवार्ड हो ही नहीं सकता। तो आप अदालत में गए थे दोबारा? जी जी, आप अदालत में गए थे दोबारा? जी बिल्कुल गए थे जी। हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट से दोबारा गए, ये चंद दिन पहले पंजाब असेंबली के अंदर इन्होंने इस ऑर्डिनेंस में कुछ तरमीम की है, और उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो 3 पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप वो कौम को बता दें तो परेशान कौन है वो कौम। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ आपको स्टे दिया? जी, हमें जस्टिस शाहिद करीम साहब ने स्टे दे दिया है, वो स्टे की कॉपी मेरे पास मौजूद है। ठीक है मुस्तफा साहब, हम इस पे आपसे तफसील से आगे भी बात करेंगे। सॉरी हमारा वक्त महदूद है, लेकिन थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। एक वक्त वेलकम बैक।
अच्छा, वैसे तो हम यानी इंसान दुनिया को खुद ही तबाही कर रहे हैं। आखिरकार अनगिनत जानवरों और पौधों की नस्लें और किस्में हमने मिटा दी हैं और इतनी पोल्यूशन की है कि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके खून और उनके जिस्म के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़रे मिल रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज, जिसकी हालिया मिसाल है जो अभी पाकिस्तान में इसी साल में हाल में ही सैलाब आए हैं, और भी ज़ाहिर है बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि शायद हमें मौका ना मिले दुनिया को तबाह करने का, और कोई खलाई कुव्वत जैसे कि कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड या पत्थर या मीटियोर आके इस दुनिया में आके टकराए और हमें हमारी नस्ल ही मिट जाए वहाँ से। और आखिरकार ये पहले भी हुआ है, तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर का एस्ट्रॉयड आकर अर्थ में टकराया था। और आपको याद होगा कि उस दिनों में डायनासोर्स घूम रहे थे, और डायनासोर आपको याद होगा आपको तो याद होगा उन दिनों में 3310 चलता था वो, ठीक है। तो बेचारे डायनासोर जो वैसे आराम से फिर रहे थे और मेरे ख्याल है कि लाखों शायद करोड़ों साल के लिए दुनिया में राज करते थे, वो ओवरनाइट तबाह हो गए। हुआ क्या कि एस्ट्रॉयड हिट किया, और इनफैक्ट अभी अगर आप गल्फ ऑफ मेक्सिको देखें जो यूएस के साउथ में, हाँ ये तो यहाँ बीच में आके एस्ट्रॉयड गिरा था, और इनफैक्ट पूरा गल्फ ऑफ मेक्सिको भी शायद इसी एस्ट्रॉयड की वजह से मिला था। अच्छा, सुनामी आई, जलजले हुए और एक न्यूक्लियर विंटर हुई, क्योंकि इतना घटा आप एटमॉस्फेयर में गया कि सूरज की जो रोशनी है वो सूरज छुप गया, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची, पौधे मर गए, पौधे को खाने वाले जानवर मर गए, और उन जानवरों को खाने वाले जानवर जैसे टिरानोसॉरस रेक्स और बहुत बड़े जो थे वो मर गए। बचे कौन? हम, मतलब हम नहीं, लेकिन वो जो छोटे छोटे मैमल्स थे, हाँ। जो फिर अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में यकीन करते हैं, वो फिर बाकी बड़े मैमल्स बने, और फिर हम आज बैठकर आपको ये कहानी, और हम तो हैं ही एलियन, हम सन ऑफ द सॉइल नहीं है। ये एक अलग थ्योरी है, वो सब इस पर हम आज नहीं बात कर सकते, ये बहुत लंबी थ्योरी है। लेकिन एनीवे, हाँ ओके, मैं वाकया सुना। कमिंग बैक टू इट, अच्छा अब जाहिर है कि हमें फिक्र है कि यार अगर ये दोबारा हो गया तो हम क्या करेंगे, और बहुत नियर मिसेस हुई हैं। इनफैक्ट इसी साल एक एस्ट्रॉयड 9000 किलोमीटर से मिस हुआ है, और 9000 किलोमीटर स्पेस टर्म्स में कुछ नहीं है। ये ऐसे है कि मतलब तुम्हें बिल्कुल कान से गुजर के गोली निकल गई है आगे। तो अब हमारे और डायनासोर में फ़र्क एक ये है, एक तो 3310 नहीं हम इस्तेमाल करते, अब दूसरा फ़र्क ये है कि हम चीज़ें ईजाद कर लेते हैं, राइट, और हम स्पेस में भी पहुंच गए हैं। तो नासा ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया विच इज़ कॉल्ड द नासा डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी डार्ट। और अगर इनफैक्ट आप जाएं गूगल पे अभी और सर्च करें नासा डार्ट मिशन, तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। ये ज़रा देखें, नासा डार्ट मिशन आपने सर्च किया और स्क्रीन पर ये सैटेलाइट आएगी और आपकी स्क्रीन ही हिल जाएगी। नासा ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है, एक सैटेलाइट लेकर एक एस्ट्रॉयड पर टेस्ट फायर किया है। आप कह सकते हैं कि सुसाइड मिशन है। 26 सितंबर को इसका इम्पैक्ट हुआ था, और आज, इनफैक्ट आज नहीं बल्कि कल हमें पता लगा है कि ये टेस्ट कामयाब था। और वो जो एस्ट्रॉयड था, इनफैक्ट अगर वीडियो हम दिखा दें एस्ट्रॉयड की, ये आप देख रहे हैं, ये तो बड़ा वाला एस्ट्रॉयड है। हमने टेस्ट किया छोटे वाले पे क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अभी बड़े वाले को छेड़ें, हो सकता है कि गलती से हमारी तरफ ही ना आ जाए ना। तो अगर इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर लें तो अगर आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है और इवेंचुअली जाके ये इस छोटे मूनलेट इसे कहते हैं को जाके हिट करता है। और अब नासा को पता लगा है कि इससे इसके जो ऑर्बिट है और डायरेक्शन है वो बदल गई है, वरना ये जमीन पे गिरता नहीं, ये हमारे यहाँ गिरने नहीं रहा था, ये टेस्ट था। ये टेस्ट था। अगर आपने कभी वो ब्रूस विलिस की मूवी देखी है आर्मागेडन, हाँ, तो उसमें भी ऐसा ही होता है ना। अब लेकिन आपको पता है कि अब ब्रूस विलिस बेचारे रिटायर हो गए हैं, तो आप उनको तो नहीं भेज सकते, तो फिर आपको सैटेलाइट ही भेजनी है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे सिर्फ ये नहीं साबित होता कि आप एस्ट्रॉयड्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, इससे यह भी साबित होता है कि आप एस्ट्रॉयड्स पर लैंड कर सकते हैं। और लैंड क्यों करना चाहिए आपको एस्ट्रॉयड्स पर? तकरीबन 2 साल पहले नासा ने एक एस्ट्रॉयड पर एक सैटेलाइट भेजी, स्पेसक्राफ्ट भेजी थी, और उसने स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रॉयड पर लैंड किया था। अब इसका आने वाले सालों में तो नहीं, लेकिन शायद दहाइयों में
इसका फ़ायदा ये होगा कि एस्ट्रॉयड्स में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं जो अब मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में ख़त्म नायाब हो रहे हैं, नायाब हो रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कंसिडर करें कि जो दुनिया के सबसे करीब एक एस्ट्रॉयड है, इट्स कॉल्ड ईरोस, उसमें एस्टिमेट किया गया है कि इतने सोने के ज़ख़ीरे हैं जो पूरी दुनिया की तारीख में आपने नहीं एक्सट्रैक्ट किए। अच्छा, जो फिर आपको पता है कि मेरा ख्याल है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक पूरी एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसमें तकरीबन 20 लाख एस्ट्रॉयड्स हैं। तो नासा ने एक एस्टिमेट लगाया कि इसकी अगर आप वैल्यू लगाएं तो पता है कितनी बनती है, $700 क्विंटिलियन। अब ये इतने सिफर हैं कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं इस तरह समझा सकता हूं कि इस वक्त दुनिया में जितने लोग हैं ना, हर बंदे के हिस्से में $100 बिलियन बनते हैं, ये बनते हैं। तो जैसे अब इलॉन मस्क का आपको पता है कि उनका मूड है कि हम मार्स में जाएंगे, और बहुत कंपनीज हैं जो अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट कर रही हैं एस्ट्रॉयड माइनिंग की। एक है रीफ्लाइट सैटेलाइट भी लॉन्च की गई है, और उनका प्लान है कि आने वाले दिनों में, अब दिनों में नहीं, सालों में, दिहाइयों में, शायद सदियों में, जब हमने जिस दुनिया पे हम रह रहे हैं इसका हमने बिल्कुल ही कुंडा निकाल दिया हो, तो फिर हम जाएंगे एस्ट्रॉयड्स में और वहाँ पर माइनिंग करेंगे। सोना सस्ता हो जाएगा, सोना सस्ता हो जाएगा। फिर ये होगा कि जो एस्ट्रॉयड में रहने वाले होंगे ना, वो कहेंगे कि यार सारी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज तो आप चूज़ के ले जाते हैं, हमें क्या मिलने वाला है। कामरान टिसोरी का नुकसान हो जाएगा। नहीं सर, कामरान टिसोरी की सैटेलाइट होगी, कामरान टिसोरी के सैटेलाइट होंगे और उनके बाकायदा उसमें वो ईरोस का गवर्नर होगा। क्या बात कर रहे हैं ठीक है ना। तो हाँ, बस मेरे ख्याल से सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। हाँ, कल दोबारा हाजिर होंगे जी, फिर इजाज़त दीजिए।